गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अभिषेक सचान आप सभी का वेलकम करता हूं खान ग्लोबल स्टडीज में। और आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन प्रैक्टिस बैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी बच्चे सबसे पहले हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी आवाज़ जो है वो आप तक क्लियरली पहुंच रही है या नहीं। सभी बच्चे एक बार मुझे कमेंट करके बता दें बेटा, ऑडियो वीडियो क्या आप तक एकदम परफेक्टली पहुंच रहा है या नहीं। ठीक है, अगर पहुंच रहा है तो बस आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं तो कंप्यूटर विषय जो है वो आपके एग्जाम में जीएस की तरह काम करता है। 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आरआरबी जेई का प्रश्न है, पेपर है, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आपको यहाँ पर हम काफ़ी सारे एमसीक्यूज करवा देंगे। ठीक है, उनमें अगर कुछ समझाने की पॉसिबिलिटी होगी तो आपको कुछ समझा भी देंगे। ठीक है, आप लोग हमें जरा बताइए कि आप कंप्यूटर के विषय में क्या कोई थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज रखते हैं या नहीं रखते हैं। इस वाले बैच में तो हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे, क्लियर है ना। तो ऐसी सूरत में आप लोगों को यहाँ पर एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे जो हल्के लेवल के भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं, टफ भी हो सकते हैं। ठीक है ना सर, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में आईटी कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर बेटा हर एग्जाम में आता है, कोई एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें कंप्यूटर नहीं आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आता है। 2-3 क्वेश्चंस तो हर ही एग्जाम में आते हैं। बाकी बहुत सारे एग्जाम अब ऐसे होने लग गए हैं जिनमें कंप्यूटर एक प्रॉपर सेपरेट सेक्शन के तौर पर आता है। बाकी कंप्यूटर तो चलाना आना ही चाहिए। इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने वाली आपकी जो पीढ़ी है ना, उसको ये लगता है कि हम फेसबुक चला लेते हैं इसलिए हम कंप्यूटर में सब कुछ जानते हैं। तो ऐसा बिल्कुल आप ना समझें। ठीक है, जितना मन से आप बाकी सभी विषयों को पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, रीजनिंग, उतने ही मन से आप इसको भी पढ़ें। ठीक है, क्योंकि जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी काम आपको कंप्यूटर में ही करना है। ठीक है ना, तो सब लोग एक थम्स अप का साइन बनाएं और मुझे ये बताएं कि क्या शुरुआत करी जाए, क्योंकि ज़्यादा यार बातचीत अपन कर नहीं पाते है ना। एक बच्चा कह रहा है सर साउंड नहीं आ रहा है। सभी लोग बताएं क्या आप तक बेटा हमारा साउंड पहुंच रहा है, ऑडियो पहुंच रहा है। सर बेसिक से बताएं प्लीज, है ना बेटा। बताने की कोशिश कर सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा कोई कमिटमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। चलो जी शुरू करते हैं। अब ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, इसको पढ़िए ज़रा और मुझे इसका फुल फॉर्म बताने का कोशिश करिए। सर मेरे में थम्स अप का साइन नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, चलो शुरू कर रहे हैं। प्रमोद जी कह रहे हैं सर साउंड नहीं आ रहा है। अरे यार तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हारे अकेले घर में साउंड नहीं आ रहा है। तुम अपना ईयरफोन चेक करो जो खराब हो चुका है, देखो गारंटी वारंटी में हो तो बदलवा लो जाके। क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएचसीपी। डीएचसीपी का फुल फॉर्म क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, अब इसका काम क्या होता है वो आपको तुम्हें समझा देते हैं बेटा। ठीक है, इस प्रोटोकॉल की वर्किंग क्या है वो समझने की कोशिश करो, है ना। आप लोग जैसे हमारे घर आते हैं तो आप अपने फोन में जब देखेंगे ना बेटा,
तो उसमें आपको दिखाएगा कि वहां पर वाईफाई कनेक्शन लगा है, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये दिखेगा कि यहां पर वाईफाई कनेक्शन लगा है, आपकी आंखें जो हैं वो बड़ी उम्मीद भरी हो जाएंगी। आप अपनी आंखों से ऐसे बर्ताव करना शुरू कर देंगे, लिटरली गिड़गिड़ाना शुरू कर देंगे कि कैसे भी करके यहाँ का पासवर्ड मिल जाए, है ना। कहते हैं ना, वाईफाई दूसरे का मार के चलाने में जो मजा है वो अलग ही लेवल का है, ठीक है। तो हमने आपको पासवर्ड बता दिया, मान लो अपने घर का, आपके फोन में पासवर्ड से वाईफाई चलना शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप अगली दफा हमारे घर कभी आएंगे और अगर हमने इस दौरान अपने वाईफाई का पासवर्ड चेंज नहीं किया है, ठीक है ना, तो आपके फोन में हमारे घर का वाईफाई अपने आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। उस प्रक्रिया के पीछे जिस चीज का जिम्मेदारी है, जो इस चीज को कर रहा है, वो होता है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? ठीक है। वाईफाई का फुल फॉर्म भी बता देते हैं, आपकी परीक्षा में आ सकता है। वाईफाई का फुल फॉर्म बेटा वायरलेस फिडिलिटी होता है, ठीक है ना, वायरलेस फिडिलिटी होता है। और इसका IEEE स्टैंडर्ड जो है वो 802.11 होता है। मुझे 99% उम्मीद है कि ये IEEE स्टैंडर्ड आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा ज्यादा लेवल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछ ले तो याद रखना 802.11 होता है, ठीक है। IEEE का फुल फॉर्म भी लिख देते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। सभी बच्चे बताएं क्या बफरिंग हो रही है? सभी स्टूडेंट्स बताएं क्या सभी के में बफरिंग हो रही है? अब तक कहां थे सर? बस यही जस्ट 2 स्टूडियो बगल वाले में क्लास ले रहे थे बेटा। नहीं हो रही है, बहुत 1-2 बच्चों का कहना है कि हो रही है ना। तो ये मान लिया जाएगा कि तकनीकी रूप से यहां से कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलेंगे आगे। हाँ, ये फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मत लगा देना, भावनाओं में ना बह जाना, इंजीनियर्स पे रुक जाना, ठीक है। What is the name of the executable file of MS Word? ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। बात ये पूछने की कोशिश हो रही है, देखिए हम आपको अभी बता दे रहे हैं, फिर बाद में ना चिल्लाना वार, है ना। यहां पे इंग्लिश में क्वेश्चन है, यहां पे हिंदी में क्वेश्चन है, ठीक है ना। हो सकता है कभी ऐसा भी हो जब यहां पर हिंदी में प्रश्न ना हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतनी इंग्लिश आती होगी कि आप इस प्रश्न का हिंदी में मतलब समझ जाओ, ठीक है। हाँ, तो वापस आओ बेटा। बात यह है कि MS वर्ड को कैसे ओपन करते हैं हम। तो आप सब कंप्यूटर चलाते ही होगे, मेजरली तो चलाते ही होगे। तो कैसे ओपन करते हो? स्टार्ट मेन्यू पे जाते हो, ऑल प्रोग्राम्स पे जाते हो, MS ऑफिस पे जाते हो, MS वर्ड पे जाते हो। एक तरीका ये है। स्टार्ट मेन्यू पे जाते हो, अगर 2-4 दिन पहले, हफ्ते भर पहले या डेली MS वर्ड आपने यूज किया होगा, तो स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते ही MS वर्ड वो रीसेंट प्रोग्राम्स में भी दिख जाता है, उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो।
2 मेथड ये हो गए। तीसरा मेथड क्या है वो सुन लो। क्वेश्चन एक तो क्वेश्चन ये है यहां पर जो बनता है कि स्टार्ट मेन्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। तो सभी छात्र याद रखें, इसकी शॉर्टकट की होती है विंडो की। आज मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं आपके सामने विंडो की लिख रहा हूं बेटा, अगली बार से मैं विन की लिखा करूंगा, ठीक है, WINKEY है ना शॉर्ट में। या इसके अलावा यहां पर आप कंट्रोल की और एस्केप की का यूज भी कर सकते हैं, दोनों को एक साथ दबाएंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। कई बच्चों को हो सकता है ये समस्या हो कि सर विंडो की कौन सी होती है। तो आप अपने कीबोर्ड में एक बड़ी सी की देखिएगा जिसको हम स्पेस बार कहते हैं, उसके बाईं तरफ आपको इस तरीके की नजर आएगी, दिस इज कॉल्ड विंडो की, ठीक है। अब सुनिए, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले विंडो की के साथ R को दबाना है। तो विंडो की प्लस R दबाने पर सर रन ओपन होता है। क्या ओपन होता है? रन ओपन होता है। और रन पर हमें लिखना है विन वर्ड। इस बात का विशेष ध्यान दें कि विन वर्ड के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। विन वर्ड या विन वर्ड .exe ये लिखने के बाद आप ओके कर दीजिए, आपका वर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो गया? विन वर्ड .exe। क्या बात आपके मस्तिष्क में चली गई है? कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा ठीक है, तो विनवर्ड तो हो गया भाई वर्ड ओपन करने के लिए, MS वर्ड ओपन करने के लिए। ऐसे ही इसी रन पर आप एक्सेल लिख के ओके कर दीजिए तो आपका MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। ऐसे ही बेटा पावर PNT लिख के अगर आप ओके कर देंगे तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। क्या हमारी बात सभी को क्लियर हो गई? ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पर। व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ IP एड्रेस? मेरी बात को गौर से सुने। सबसे पहले तो ये समझिए कि IP एड्रेस क्या होता है। देखो यहां पर ज्यादा हमारे बताने की जरूरत नहीं, आप भी इतने समझदार होंगे कि कोई भी ऐसी चीज बेटा जो एक एड्रेस होती है वो यूनिक होती है। जैसे आपके घर का जो एड्रेस है वो यूनिक है ना, जिस घर में आप रहते हैं उसका जो पता है, क्या सेम पता क्या किसी और के घर का भी हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? क्लियर है? या तो गली का नाम अलग होगा, या नंबर अलग होगा, या जिले का नाम अलग होगा, या शहर का नाम अलग होगा। जब कुछ अलग नहीं होगा तो एटलीस्ट पिन कोड तो अलग होगा ही, ठीक है ना। तो जो एड्रेस होता है वो हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। ऐसे ही IP एड्रेस है। तो IP एड्रेस क्या है? तो अगर आपसे कभी कोई पूछे IP एड्रेस क्या है तो आंसर आ जाएगा यूनिक एड्रेस ऑफ एवरी टर्मिनल। इंटरनेट पर या नेटवर्क में जितने भी नोड्स कनेक्ट होते हैं उन सभी का एक एड्रेस होता है जिसे हम IP एड्रेस कहते हैं, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है IP एड्रेस कितने बिट्स का होता है। यहां पर दो बातें हैं। अगर IP एड्रेस वर्जन 4 है तो वो 32 बिट का होता है, और अगर IP एड्रेस वर्जन 6 है तो वो 128 बिट का होता है। समझ गए? तो यहां पर हमारे पास सिर्फ 32 बिट का ऑप्शन है। अगर यहां पर 128 बिट का ऑप्शन होता तब बेटा क्या करते? तब हमें फिर इस क्वेश्चन में ये लिख के देना पड़ता कि IPv4 है या IPv6 है। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो रही है? जिन छात्रों का क्लास बफर कर रहा है वे छात्र क्लास को बंद करके या तो दोबारा स्टार्ट करके चलाने की कोशिश करें,
या वो इस क्लास को छोड़ करके चाय पी लें या थोड़ा आधा घंटा टहल लें। आधे घंटे बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी और मैं अपने घर की ओर चला जाऊंगा। उसके बाद आप इस सेशन को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सलमान खान को शूटिंग करते हुए ही देखें, मूवी भी देख सकते हैं। ठीक है, यहां चीखना चिल्लाना बंद करें, समझदारी का परिचय दें। ठीक है, Which of the following is the correct HTML tag to comment in HTML? क्लियर है ना? जिसका भी बफरिंग हो रहा है, जिसको भी आवाज नहीं आ रहा है, वो सब यही किया करें। ठीक है, क्लास कोई लाइव देखने का कोई फायदा नहीं होता, पता है तुमको, तुम ध्यान से सुनना। ये तो छोटी सी क्लास है, जितने भी टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशनल कोर्सेज होते हैं, जितने भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, महंगे महंगे IITs और IIMs के भी, वो भी सब रिकॉर्डेड फॉर्म में ही बच्चे देखते हैं, कोई लाइव क्लास व्लास नहीं होती उनकी। ठीक है ना, तो आप लोग परेशान ना हुआ करो। ठीक है, और वैसे भी यार तुमने सरकारी नौकरी करनी है, एक ऐसे दरवाजे के बगल में बैठना है जहां बगल में पूरी दीवार लाल हो रखी होगी, ट्रेनें सुबह से लेकर शाम तक लेट आ रही होंगी, और उसके बाद तुम जरा सी बफरिंग के लिए परेशान हो जाते हो। धैर्य लाओ अपने अंदर, तभी ना सरकारी नौकरी कर पाओगे। हाँ, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट HTML टैग टू कमेंट इन HTML। क्लियर? ठीक है ना, जो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है क्वेश्चंस की आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, वो मैं यहां पे सभी लिख रहा हूं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यहां पर बेटा बन गया कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आप सरकारी नौकरी के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते होंगे तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना बेटा, मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं अपने थ्योरी बैच में जो पढ़ाऊंगा, आप विश्वास मानिए आपकी परीक्षा में उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल अंधा विश्वास रखिए हमारे ऊपर, हम गारंटी दे रहे हैं। लेकिन आराम से बस पढ़ो, हमें पढ़ाने दो। हमें ना क्या है, हम थोड़े वैसे टाइप के मास्टर हैं, हम परेशान जल्दी हो जाते हैं ये अनावश्यक कमेंटों से। ठीक है, बस हमें पढ़ाने दो, शांति से पढ़ो। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म क्या है? पहला प्रश्न। तो आंसर आएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभिषेक बेटा आपने HTTP का फुल फॉर्म लिख दिया है, तो आंसर आ गया टिम बर्नर्स ली। क्लियर हो गई ये बात? आपको लगे कि आपको कुछ नोट करना है तो आप बिल्कुल नोट करिए, हमारी तरफ से कोई मैंडेटरीनेस नहीं है। बाकी ये सब कुछ आपको बढ़िया से ऐसे ही लिखा मिलेगा, सुंदर सुंदर, राइटिंग ठीक ठाक है मेरी, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है बेटा, हम ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने जरा सी भी कंप्यूटर साइंस के बारे में कहीं पर भी पढ़ाई करी होगी, अपनी स्कूलिंग्स में या अपनी ग्रेजुएशन में कभी भी पढ़ी होगी, तो आप ना देखना कि जैसे ही आपको इंटरनेट के बारे में कुछ भी पढ़ाया गया होगा, डे 1 सबसे पहले दिन आपको HTML के बारे में पढ़ाना शुरू किया गया होगा। बेटा PDF बिल्कुल मिलेगा हर क्लास में, जहां पर आपको मेरा ये सुंदर सा चेहरा दिखेगा ना कि ये देखिए सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया, वहीं नीचे एक पतली सी स्ट्रिप होगी, वहीं पर आपको PDF का आइकन दिखेगा। बाकी मैं कुल कोशिश करूंगा कि अपनी उसमें PPT में लगा के ले आऊंगा एक वो मैप कि कैसे आप PDF तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगा कल। ठीक है, लेकिन अगर हम कल ना लाएं तो हमको कल याद जरूर दिला देना, तो फिर मैं परसों ले आऊंगा। ठीक है, हो सकता है भूल जाएं, कोशिश करेंगे कि ले आएंगे, लेकिन अगर ना लाएं तो कल याद दिला देना, परसों फिर मैं पक्का ले आऊंगा। है ना, लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट क्या है? तो इसका क्वेश्चन भी आंसर बनता है HTML। मतलब ये जान लो कि इंटरनेट की जैसे ही शुरुआत होगी वैसे ही आप बगल हाथ
HTML को पढ़ना शुरू करोगे। ये एक फिक्स चीज है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पेपर में, ये देखो। अच्छा, एक और चीज, मैं यहां पर जब ये कह रहा हूं ना कि प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसमें कोई जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ एक रेलवे का एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं उसमें बैंकिंग का भी एग्जाम्पल ले सकता हूं, मैं उसमें SSC का भी एग्जाम्पल ले सकता हूं, क्योंकि सिलेबस सभी का सेम है, ठीक है ना। तो इस चक्कर में आप ऐसे याद रखना कि ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको दिखेंगे। हाँ हाँ बेटा, C++ है, ठीक है ना। C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट लिखने के लिए ये वाला टैग यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये जो सिंबल आप देख रहे हो लेस देन ग्रेटर देन का, इस सिंबल को हम लोग याद रखना टैग बोलते हैं। तो 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिलेंगे। C++ एक प्रोग्रामिंग भाषा का नाम है और इसके जनक का नाम आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो आंसर है बेजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप। बेजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप, क्लियर। चले, विंडोज नेमिंग सर्विस, ये आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, ये एक अपर लेवल का क्वेश्चन है। इसका काम होता है कंप्यूटर के नाम को IP एड्रेस में चेंज करना या उसके इश्यूज को मैनेज करना, इसलिए इसको एक्सप्लेन भी हम नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख सकता है। ये एक नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें बेटा यूनिक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहां पर ये जो विनरार है ये क्या है, तो याद रखना ये एक कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है। ये एक कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्रेशन का मतलब होता है फाइल का साइज रिड्यूस करना, कम करना, ठीक है। MS पावर पॉइंट क्या है, तो आंसर आएगा ये ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए यूज किया जाता है। MS एक्सेस के बारे में पता है क्वेश्चन क्या आता है? मैं वो नहीं लिख रहा हूं कि ये है क्या, मैं वो बता रहा हूं इसका क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन आता है डेटाबेस एप्लीकेशन belongs to MS ऑफिस। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? वो आपसे ये पूछते हैं कि MS ऑफिस के अंदर कोई वर्ड प्रोसेसर है क्या। मेरी बात को सुनिए केयरफुली। MS ऑफिस के अंदर कोई वर्ड प्रोसेसर है क्या, तो आप जवाब देंगे सर MS वर्ड है, ठीक है। MS ऑफिस के अंदर कोई स्प्रेडशीट है क्या, तो आप जवाब देंगे एक्सेल है। MS ऑफिस के अंदर कोई ईमेल क्लाइंट है क्या, तो आप जवाब देंगे आउटलुक है। MS ऑफिस के अंदर कोई डेटाबेस एप्लीकेशन है क्या, तो आप जवाब देंगे MS एक्सेस है। आई होप मेरी बात सभी को क्लियर है, ठीक है। यूनिक्स का क्या है? यूनिक्स बेटा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके जनक का नाम बहुत ही ज्यादा ज्वलंत है। तो आंसर आ गया केन थॉमसन है और डेनिस रिची है। लेकिन हम आपको यहां पर 2 नाम बता जरूर रहे हैं, लेकिन आपकी परीक्षा में जब भी केन थॉमसन के फादर का नाम पूछा गया है, उन्होंने हमेशा यूनिक्स के फादर का नाम पूछा गया है, उन्होंने हमेशा केन थॉमसन ऑप्शन दिया है, डेनिस रिची कभी नहीं दिया है, ठीक है ना। हाँ, डेनिस रिची के विषय में एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, वो ये है फादर ऑफ सी लैंग्वेज। आप लोगों ने डेफिनेटली सी लैंग्वेज का नाम सुना होगा। तो जो सी भाषा के जनक हैं वो डेनिस रिची हैं, ठीक है जी। चलें अगले प्रश्न में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। क्राइम का मतलब क्या होता है बेटा? एक मतलब कुछ गलत काम करना है ना।
कोई हेट मैसेज आप स्प्रेड कर रहे हो, कोई गलत वीडियो आप इधर उधर कर रहे हो, आप किसी की प्रोफाइल स्टॉक कर रहे हो, आप किसी की फोटोज का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब कुछ साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो यहां पर स्पूफिंग साइबर क्राइम होता है, फिशिंग भी साइबर क्राइम होता है, साइबर स्टॉकिंग भी साइबर क्राइम होता है, लेकिन ऑनलाइन गेम्स खेलना कहीं से भी साइबर क्राइम में नहीं आता है, ठीक है ना। फिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी व्यक्तिगत जानकारी की चोरी करना, जैसे आप लोग कई बार देखते होंगे आपके पास फोन आ जाते होंगे कि आप ने ये जीता है, जल्दी से अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए, ठीक है ना। आप 1 करोड़ रुपए जीत गए हैं, अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए ताकि आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएं। बेटा कभी इन चक्करों में नहीं पड़ना है, ठीक है ना, वो फिशिंग होता है। स्पूफिंग का आपको एग्जांपल दे देते हैं, बहुत बढ़िया। पुराने जमाने में आप बेटा पिक्चर्स देखते होंगे, मूवीज देखते होंगे, जनरली सभी हिंदी मूवीज में एक ही कहानी होती थी। जो बहू होती थी वो काफी दयनीय स्थिति में रहती थी, और जो सास होती थी वो काफी खूंखार होती थी। तो बहू क्या करती थी, चोरी छुपे अपने भाई को फोन करती थी और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के विषय में बता रही होती थी। उसी दौरान जो सास होती थी वो अपने बेडरूम से फोन उठा करके वो सारी बातें सुन लिया करती थी, याद है। यानी कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और उनकी बातों को एक तीसरा आदमी सुन रहा है, उसको हम स्पूफिंग कहते हैं। क्या मेरी बात तो सभी को क्लियर हो गई है? सर का नाम हिंदी में लिखिए ना, इंग्लिश समझ में नहीं आता है। अच्छा, मतलब ये चीज हम हिंदी में लिखे, आपका कहना है इंग्लिश समझ में नहीं आता है। ये चीज बेटा हमारे लिए, हम तुमको दिल की बात बताएं, अंदर की बात, बहुत कठिन है हमारे लिए, हम सच्ची बता रहे हैं। हम तो कहेंगे कि तुम थोड़ी सी इंग्लिश जो है वो सीखो, है ना, सीखो बेटा, हम तुम्हें सच बता रहे हैं, ठीक है। मतलब तुम हमें हिंदी लिखने के लिए ना कहो, तुम इंग्लिश सीखो, भला है उससे भला होगा आपका, हम सच बता रहे हैं। आइडेंटिफाई विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, है ना, इन ओएस। प्रोसेस क्रिएशन एंड डिलीशन, इट ऑफर्स बफर कैशिंग सिस्टम, it provides drivers for particular hardware devices, it provides general device driver code। इन सब के मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। हाँ तो देखो, बफर शब्द का क्या मतलब होता है? बफर शब्द का मतलब होता है चीजों को एडवांस में रखना। गौर से सुनना, नहीं तो कोई बात नहीं है, ऐसा ना जल्दी नहीं है, आज पढ़ लो कल और पढ़ लेना, ठीक है। जब तुम्हें लगे कि हमें अब भी नहीं इनका पढ़ाया समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तब तुम हमको बता देना। तो हम तो कुछ नहीं कहेंगे, आप ही कहते ना, वो अपने आप ही हटा देंगे हमें, ठीक है ना। हाँ, तो बफर का मतलब होता है बेटा चीजों को एडवांस में रखना, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो आपके घर में 4 लोग आने वाले हैं, है ना, ठंड का मौसम है, तो घरों में होता है दो चार, एक दो कंबल, एक दो ब्लैंकेट कंबल, एक दो बेड, एक दो गद्दे वगैरह, वो हमेशा बेड के अंदर ही रखे रहते हैं, वो कभी यूज नहीं होते, जब रिश्तेदार आते हैं तब निकाले जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड बफर कैशिंग, यानी कि किसी भी काम के लिए कंप्यूटर के अंदर भी कहीं ना कहीं से एडवांस मेमोरी का अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है ना, लेकिन ये इसका काम है, ठीक है। हमसे पूछा नॉट अ फंक्शन, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ए ड्राइवर,
ड्राइवर क्या होते हैं, मैं आपको बड़ा बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। आपके कंप्यूटर में, आप सब कंप्यूटर चलाते होंगे, कीबोर्ड लगा होगा, माउस लगा होगा, आप कीबोर्ड से काम करते होंगे, माउस से काम करते होंगे, बिल्कुल बढ़िया चलता होगा, ठीक है ना। आप एक काम करना, आप अपने कंप्यूटर में एक प्रिंटर अटैच करके देखना, ठीक है। लग तो जाएगा लेकिन तुरंत चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, हम बताते हैं। कंप्यूटर के अंदर आपने जब प्रिंटर अटैच किया ना, तो प्रिंटर को कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं कर रहा है। वो कह रहा है यार ये जो तुमने लगाई है ना एक नई मशीन, मैं इसको पहचान नहीं पा रहा हूं, क्या तुम मुझसे इसका इंटरेक्शन करवाओगे। तो उस इंटरेक्शन के लिए आपको वहां पर एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आज से 10-12 साल पहले जब कंप्यूटर्स आते थे तो एक छोटी सी सीडी मिलती थी, जब आप लैपटॉप खरीद के लाते थे ना तो एक सीडी मिलती थी, उसमें वो ड्राइवर्स हुआ करते थे। और अगर आपको याद हो तो आज से 10-12 साल पहले के लैपटॉप मोटे मोटे हुआ करते तो उनमें सीडी प्लेयर होता भी था। आज के लैपटॉप में होता ही नहीं है। तो आज की तारीख में ड्राइवर कहां से मिलते हैं, आज के ड्राइवर में मिलते हैं सारे के सारे ऑनलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हर चीज आप अपने कंप्यूटर में अगर अटैच करना चाहते हैं तो आपको उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर। इसके बाद इट प्रोवाइड जनरल डिवाइस ड्राइवर को, ठीक है, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। पहला वाला ऑप्शन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है, प्रोसेस क्रिएशन एंड डिलीशन, क्लियर है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजीज and is developed by serially interconnecting all the hubs of a network। यहां पर एक क्वेश्चन है आपके पढ़ने लायक, हम बताएं कौन सा, कि टोपोलॉजी क्या होता है। टोपोलॉजी क्या होता है, क्या आप में से किसी भी बच्चे को पता है टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? बेटा प्लीज कमेंट करें, क्या आप में से आप लोग जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोपोलॉजी? जो भी जानते हैं बताने की कोशिश करिए, जो नहीं जानते कोई बात नहीं, जानते हैं तो बताइए। चलिए नहीं जानते, नो इश्यूज। मेरी बात को गौर से सुने आप, ठीक है। आपके डैडी कह रहे हैं कि बेटा घर बनवाना है, तो डैडी जाएंगे एक आर्किटेक्ट के पास और एक नक्शा बनवा कर लाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या बनवा के लाएंगे? नक्शा बनवा कर लाएंगे। मुझे इतना बताइए नक्शा टेक्निकली क्या है? नक्शा टेक्निकली आपके घर की पिक्चर है, उसमें रह तो नहीं सकते, लेकिन हाँ उस नक्शे को देख करके ये जरूर अंदाजा लग सकता है कि यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ ड्राइंग रूम होगा, यहाँ हॉल हो जाएगा, यहाँ लॉबी हो जाएगी, ये वॉशरूम हो जाएगा, ये किचन हो जाएगा, यहाँ से जीना चला जाएगा, यहाँ गाड़ी की पार्किंग हो जाएगी। ऐसा होता है ना। तो बेटा घर के नक्शे को, यानी कि घर के पिक्चर को हम नक्शा कहते हैं, मैप कहते हैं, ठीक है ना। वैसे ही किसी भी नेटवर्क की पिक्चर को हम टोपोलॉजी कहते हैं। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो गई है? जल्दी से कमेंट करके बता दें। बिल्कुल सही, केजीएस यूजर सही लिख रहे हैं, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स, ठीक है ना। आसान शब्दों में आप लिख लीजिए नेटवर्क आर्किटेक्चर। किसी भी नेटवर्क की जो संरचना होती है उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। कंप्यूटर्स को जोड़ने का तरीका टोपोलॉजी कहलाता है। अब टोपोलॉजी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो आप लोगों ने शायद नाम सुने हो। बस टोपोलॉजी होता है, रिंग टोपोलॉजी होता है, स्टार टोपोलॉजी होता है, मैश टोपोलॉजी होता है, ट्री टोपोलॉजी होता है और हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजीज इज डेवलप्ड बाय सीरियली इंटरकनेक्टिंग।
तो सीरियली इंटरकनेक्टिंग ये होता है बेटा बस टोपोलॉजी में, जहां पर एक सिंगल केबल से सारे नोड कनेक्ट होते हैं, वो हो जाएगा डेजी चेन्स। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? सर एएलपी में कंप्यूटर का सिलेबस है क्या? बेटा होगा तभी ना हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं कि हमको कंप्यूटर आता है। और हम शुरुआत में ही बोले थे कि 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप वो 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे ही आपको एक दिन ये लगेगा कि हिस्ट्री के भी 2 से 3 आते हैं, छोड़ देंगे, पता चलेगा बेटा पूरा पेपर ही छूट जाएगा। इसलिए सब कुछ पढ़ो, ज्ञानी ना बनो। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज बेटा 2 प्रकार के संसार में ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ठीक है। एक है CUI या CLI, इनका फुल फॉर्म क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, है ना। या दूसरा होता है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस, क्लियर? GUI, ये हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने अपने जीवन काल में MS DOS का नाम सुना हो, यूनिक्स का नाम सुना हो, तो ये सभी CLI या CUI ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है ना। और ये जो GUI होते हैं, इसमें आता है आपका MS विंडोज। मैकिन्टोश, ये सभी जो हैं ये GUI ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। डैश इज नॉट प्रेजेंट इन पावर पॉइंट। स्लाइड शॉर्टर होता है, स्लाइड शो कोई व्यू नहीं होता है, मेरी बात को केयरफुली सुनिएगा। स्लाइड शो कोई व्यू नहीं होता है, स्लाइड शो तो प्रेजेंटेशन दिखाने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। अब यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि स्लाइड शो अगर आपको स्टार्ट करना है, स्लाइड शो अगर आपको स्टार्ट करना है तो इसकी शॉर्टकट की बहुत पूछते हैं, आंसर है F5, क्लियर। अगर आपको स्लाइड शो को एंड करना है तो इसकी शॉर्टकट की होती है एस्केप। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि जब हम F5 से स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं तो स्लाइड शो हमेशा बेटा फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट होता है, फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें करंट स्लाइड से स्टार्ट करना है, अगर हमें करंट स्लाइड से स्टार्ट करना है, मान लो हमने पहली स्लाइड पे काम नहीं कर रहे, हम मान लो चौथी स्लाइड पे काम कर रहे हैं, F5 दबाओगे तो पहली से ही शुरू होगा, फिर आपको एरो की दबा दबा के चौथी पे आना पड़ेगा, लेकिन आप चाहते हो चौथी से ही शुरू हो, तो इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट प्लस F5 है। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो रही है? सर जो लिख रहे हैं उसका कार्य क्या होता है बताते चलिए, बता तो रहे हैं बेटा, जहां जो आपके लायक है वो हम सब बता रहे हैं। बाकी अब एक क्लास में फादर ऑफ कंप्यूटर तो नहीं बना देंगे, है ना। अरेंज द डेटा इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर, है ना।
छोटे से बड़े को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है ना। तो छोटे से बड़े को ऑर्गेनाइज करने का ये क्वेश्चन वैसे आपके एग्जाम के लायक नहीं है, आपके एग्जाम के स्तर से बहुत ऊंचा स्तर का प्रश्न है ये, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं इसका सही उत्तर, ठीक है। फिर आप बताना इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो सबसे पहले आता है बिट, बिट के बाद आता है बाइट, बाइट के बाद आता है कैरेक्टर, कैरेक्टर के बाद आता है फील्ड, फील्ड के बाद आता है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद आता है फाइल, और फाइल के बाद आता है डेटा बेस। और ये जो लिखा हुआ है ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताओ सही ऑप्शन कौन सा होगा। सभी छात्र बताएं कि यहां पर सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो ऑप्शन आ रहा है तीसरा, है ना। तुम्हारी जो मानसिक गरीबी है वो झलक के बाहर आ रही है, ठीक है। यहां पे तुम देख रहे हो बिट बाइट, फिर लिख रहा है कैरेक्टर, है ना। फिर उसके बाद रिकॉर्ड देख रहे हो, फील्ड उसके पहले है कि बाद में है। जब यहां पर ये लिखा है कि असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है, कोई भी चीज जब बढ़ते या घटते हुए क्रम में लिखी होती है तो किसी भी टर्म को हटा देने से उसके ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो चौथा जवाब दे रहे हैं ये कृपया अपने घुटनों की मालिश सुबह शाम दोनों टाइम करें, क्योंकि दिमाग वही है ना। समझ रहे हो। इसका आंसर है 2 नंबर। कैसे है सर, क्यों है सर, है ना। भाई कैरेक्टर है, फील्ड है, रिकॉर्ड है, फाइल है, डेटाबेस है, बात खत्म। बिट बाइट नहीं है तो नहीं है, क्या उससे क्या फर्क पड़ता है। शफलिंग अलाउड नहीं है बेटा। देखो जैसे मैं आपके सामने कुछ नंबर लिखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये बढ़ते हुए क्रम में है। आप कहोगे यस सर बढ़ते हुए क्रम में है। मैं अगर यहां से 4 हटा दूं, क्या अब बढ़ते हुए क्रम में है। हाँ सर अब भी बढ़ते हुए क्रम में है, क्या दिक्कत है। 1 हटा दूं, क्या अब बढ़ते हुए क्रम में है। सर अब भी बढ़ते हुए क्रम में है। क्या अब बढ़ते हुए क्रम में है। सर अब नहीं है। समझ गया ना। शफलिंग अलाउड नहीं है, स्किपिंग अलाउड है। अब किसी भी टर्म को स्किप कर दो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। शफलिंग नहीं हो सकती बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगला प्रश्न। डैश इज अ सॉफ्टवेयर दैट enables a यूजर टू लोकेट एंड व्यू पेजेस ऑन द वेबसाइट, है ना। आप हमें जरा ये बताइए कि आपको गूगल खोलने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए, ऑल ऑफ दीज आर वेबसाइट्स। ये सभी चीजें इंटरनेट के माध्यम से चलती हैं। तो बेटा मुझे इतना बताओ कि इन सभी चीजों को चलाने के लिए आप किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सुंदर जवाब आ जाएगा, सर हम इसको इस्तेमाल करते हैं वेब ब्राउजर में। आप क्रोम यूज करते होंगे, आप मोजिला फायरफॉक्स यूज करते होंगे, आप सफारी यूज करते होंगे, आप ओपेरा यूज करते होंगे, है ना। मुझे जरा बताओ विंडोज 11 में बाय डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है। ये क्वेश्चन बनता है आजकल, समाज में ये प्रश्न देखा जा रहा है।
श्याम जी ने जवाब बहुत सही दिया है, अनिल कुमार भारती जी भी सही जवाब दे रहे हैं। बहुत सही जवाब आया है माइक्रोसॉफ्ट एज, बढ़िया लगा। ठीक है, देखिए आपको एक हम बात बताते हैं, होता क्या है जब हम आपको पढ़ा रहे होते हैं, ये केवल इस क्लास की बात नहीं है, ये आपके लिए एक बहुत सही बात मैं बता रहा हूं, पता नहीं कौन बताता है आपको, नहीं बताता, ठीक है ना। हम थोड़ा वैसे टाइप के हैं, खुल के बात करने वाले हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। आपको हो सकता है जब मैं आपसे कुछ कहता हूं या मैं आपको डांटता हूं, है ना, तो हो सकता है आपको बुरा लगता हो सकता है कुछ बच्चों को शायद ना भी लगता हो, है ना। बेसिकली कुल मिला के बात यह है कि आप मेरी बातों को सुन करके मेरे बारे में अपने मन में एक राय बनाते हैं। वो अच्छी हो सकती है, वो कम अच्छी हो सकती है, और वो खराब हो सकती है। वो हर तरह की राय हो सकती है। हम पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते और पूरी दुनिया हमसे नाराज भी नहीं है, ठीक है ना, ये काम बात है। सिमिलरली आप लोग जब हमें कमेंट्स करते हैं, ठीक है ना, तो उससे हम भी आपके बारे में एक राय अपने मन में बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और वो राय जो है ना बेटा, वो राय आपको अभी तो खुश कर देगी, लेकिन एग्जाम के लिए वो हार्मफुल होती है। कैसे? जब मैं आपको देखता हूं कि आपका लेवल अप्रोप्रिएट नहीं है, देखो मैं नीचा या ऊंचा शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, अप्रोप्रिएट नहीं है। अप्रोप्रिएट का मतलब एग्जाम के लायक नहीं है, ऐसा हमें एक दो क्लास में अंदाजा हो जाता है। तो फिर उसके बाद हम पता है क्या करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे हम ऐसे प्रश्नों के साथ आपके साथ डील करना शुरू कर देते हैं जो शायद आसान हो, जो पढ़ के आपको खुशी दे, और आप हमारे तारीफों के पुल बांधे। अब कमेंट सेक्शन में हमारी तारीफें लिखें, वाह सर मजा आ गया, वाह सर बेस्ट है सर, लेकिन एग्जाम नहीं निकलेगा उससे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम का तो एक स्टैंडर्ड है ना, एग्जाम आपकी इच्छा के हिसाब से तो होगा नहीं कि जो अनिल जी को पसंद था वो पूछ लेते हैं, या जो विजय जी को पसंद था वो पूछ लेते हैं। एग्जाम का तो अपना एक स्टैंडर्ड है, वो तो उसी हिसाब से आएगा, है ना। तो मैं आप लोगों से यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग ना, जहाँ पर आपको ये लगा करे कि ये चीज़ हमें टीचर की समझ में नहीं आ रही है ना, परेशान ना हुआ करो, ठीक है। 1000 रिसोर्सेज मौजूद हैं जो आपको वो चीज़ समझा सकते हैं। बेस्ट रिसोर्स है यूट्यूब, दुनिया की हर चीज़ का वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, ठीक है। आपको हमसे आर्ग्यूमेंट करना ही नहीं है, पूछ लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका अधिकार नहीं है डाउट पूछना, लेकिन जब लगे कि नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, तो परेशान नहीं होना है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बस इतना है, ठीक है ना। तो आप ना थोड़ा सा इस चीज को भांपो कि परीक्षा का लेवल क्या है, ठीक है, और हम आपका लेवल क्या है। अगर आपका लेवल उससे नीचे है ना बेटा, तो परीक्षा नहीं निकलेगी, ये तय है। उसमें केजीएस क्या, हम क्या, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सीधी बात है, ठीक है। केवल आपको खुश करने का उद्देश्य नहीं है, देखो हमारा एटलीस्ट नहीं है, ठीक है ना। हम वो रेटिंग और वो फीडबैक वाले चीज़ों से ना ऊपर उठ गए हैं, ठीक है। हमें पता है हम कैसा पढ़ाते हैं, और हज़ारों बच्चे हमें अप्रिशिएट करते हैं, 2 4 10 हैं जो गाली भी देते हैं, तो वो चलता है उतना, ठीक है ना। लेकिन आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, ये बात याद रखिए, सिर्फ उस उद्देश्य को लेकर के पढ़ाई करिए, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यूआरएल क्या है। तो यूआरएल का तो क्वेश्चन क्या ही बनेगा, यूआरएल का फुल फॉर्म का क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है ना। तो यूआरएल के 2 फुल फॉर्म हम आपको यहां पर लिख के दे रहे हैं, याद आप दोनों कर लेना। लेकिन अगर 10 बार ये क्वेश्चन आया होगा, तो 10 बार में यूनिफॉर्म वाला ऑप्शन 9 बार आया होगा, यूनिवर्सल 1 बार आया होगा।
वरुण जी बेटा बहुत बढ़िया बात है। यूनिफॉर्म ऑब्लिक यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, है ना, यूनिफॉर्म ऑब्लिक यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो गई? ठीक है, चलेंगे आगे। एडवेयर भी एक क्वेश्चन बनता है। एडवेयर क्या है हम आपको बता देते हैं। एडवेयर एक वायरस का टाइप है, जैन बेटा, ठीक है। एडवेयर एक वायरस का टाइप है। कई बार आप लोग वेबसाइट्स खोलते होंगे, लाइक मान लो जैसे आजकल क्रिकेट चल रहा है, इंडिया बड़ा अच्छा कर रही है, तो आप लोग क्रिकेट के स्कोर्स की वेबसाइट देखते होंगे। तो सबको पता है इंडिया का मैच चल रहा है, क्रिकेट के स्कोर की वेबसाइट पे भीड़ बहुत ज्यादा होगी, है ना। तो जहां भीड़ ज्यादा होगी एड भी वहीं दिखाए जाएंगे। तो वहीं पर आपको फ्लिपकार्ट का ऐड हो सकता है मिल जाए, वहीं पर आपको अमेजन का ऐड मिल जाए, वहीं पर मीशो का ऐड मिल जाए, लेकिन हो सकता है वहीं पर आपको 24 घंटे डेटिंग करने का भी ऐड मिल जाए। लेकिन आप चूंकि अभी एकदम नौजवान हैं, हो सकता है आप उत्सुकतावश उस पर क्लिक कर दें, और हो सकता है कि कोई थ्रेट यानी कि समस्या आपके मोबाइल या कंप्यूटर में एंटर कर जाए। तो चूंकि वो एक विज्ञापन से आई है, एक एडवर्टीजमेंट से आई है, इसलिए उसे हम एडवेयर कहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? ठीक है, यानी कि थ्रेट Dash is the measurement of the amount that can be transmitted over a network at any given time। क्या ये समझ नहीं सकते थे? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। उसे हम लोग बैंड विड्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंड विड्थ कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड MS एक्सेल फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? हम देखो तुम्हारे सामने बेटा दो शब्द लिखने जा रहे हैं। एक हो गया फंक्शन, एक हो गया फॉर्मूला। फंक्शन और फॉर्मूला में अंतर क्या होता है? फंक्शंस जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, और फॉर्मूला जो होते हैं वो सेल्फ डिफाइंड होते हैं। इसका क्या मतलब है सर? मेरी बात सुने, उदाहरण बड़ा बढ़िया सा है आपके लिए। मान लीजिए हमने MS ऑफिस का 2000 वर्जन 2007 वर्जन 3000 रुपए का खरीदा, ठीक है। 3000 रुपए हमने इन्वेस्ट किए और 2007 वर्जन खरीदा। 2 साल बाद मान लो उसका 2010 वर्जन आ गया जिसकी कीमत 3500 रुपए है। हमने फिर इस 3500 रुपए वाले वर्जन को भी खरीदा, ठीक है। केयरफुली सुनना, क्यों खरीदा? क्योंकि हमें लगता है कि इससे इसमें फीचर ज्यादा होंगे, ठीक है भाई। कोई भी चीज अब बेटा अब अगले उसमें आएगी तो उसमें आज वाले फीचर तो ऐड हो जाएंगे ना, ज्यादा हो जाएंगे ना, ठीक है। इसमें इससे फीचर ज्यादा होंगे, ठीक है। अब मैं जब 2010 को यूज कर रहा हूं ना, तो मैंने उसमें एक चीज देखी यार, मैंने कहा अरे यार ये तो मैंने ही बनाया था, ये इसमें कैसे आ गया? बेसिकली 2007 में हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट ने आपको बहुत सारे काम करने के लिए बने बनाई चीजें दे दी हो, तो वो जो बनी बनाई चीजें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पहले से मौजूद हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो हैं फंक्शन, ठीक है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपसे यह भी कहता है कि भैया हम तो अपनी सुविधा के अनुसार आपको दे ही रहे हैं, लेकिन अगर आपका काम इन सब से ना चले तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। वो हो गया फॉर्मूला। क्लियर हो गई ये बात? तो यहां पर वैलिड फंक्शन पूछा गया है, तो वैलिड फंक्शन ऐड नहीं है, माइनस नहीं है।
सब्ट्रैक्ट और सम है, लेकिन सब्ट्रैक्ट में भी SUB होता है सिर्फ। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई? ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट। अ माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट एन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर। देखिए हमारे कंप्यूटर में 4 चीजें होती हैं, बहुत सिंपल है इसको समझना। IPOS है ना, I बोले तो इनपुट, P बोले तो प्रोसेसिंग, O बोले तो आउटपुट। तो बेटा इनपुट से आप इनपुट देते हो, प्रोसेसिंग से प्रोसेसिंग होती है, और आउटपुट से हम उसे देखते हैं, लेकिन देखने के बाद फाइनली हमें उसे स्टोर भी तो करना चाहिए। तो चौथा हो गया स्टोरेज। तो स्टोरेज के लिए क्या चाहिए होगी हमें? डेफिनेटली मेमोरी चाहिए होगी। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है? प्रिंटर के लिए ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बार एग्जाम में देखेंगे। शेयरेबल डिवाइस इन नेटवर्क इज कॉल्ड, आंसर हो जाएगा प्रिंटर। ठीक है, तो चलिए सर आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, और इसके आगे के प्रश्न जो हैं हम लोग कल के सेशन में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में क्या चीजें क्लियर रहीं कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है सर, तो आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं कल दोबारा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।